बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपका स्वागत है स्वदेश आवर में। और आज हमारे साथ मार्केट के बारे में बात करने के लिए कुंज बंसल जो वेटरन इन्वेस्टर हैं और मिहिर वोरा सीआईओ हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के, वो दोनों जुड़ रहे हैं हमसे बात करने के लिए। बाज़ार में माहौल थोड़ा कॉशन का है, एक पैनिक जैसा माहौल जो है वो सुधर के कॉशन वाला हो गया है। लेकिन अगर हफ्ते 10 दिन पहले की बात करें, जब निफ्टी 15,600 के आसपास घूम रहा था, तो काफ़ी कॉशन वाला माहौल था। और माहौल को इम्प्रूव होने में एक सबसे बड़ा ट्रिगर है कि $130 वाला क्रूड अब 105 के भी नीचे आ गया है। लेकिन यूएस यूक्रेन वाले मैटर में बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। बेयर आर्ग्यूमेंट यही कहेंगे कि भाई वो मैटर अभी नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन का डर मंडरा रहा है, नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स इंडिया इंक के मार्जिन्स पे भी प्रेशर रहेगा। लेकिन बुल आर्ग्यूमेंट ये कहेंगे कि वैल्यूएशन भी कम हो गए, जो अग्रेशन से रेट हाइक्स होने वाले थे यूएस में वो भी चांसेस कम आ गए हैं। तो बुल बेयर आर्ग्यूमेंट थोड़ा बैलेंस आउट हो गया है। इवन बफेट इंडिकेटर जो है वैल्यूएशन का, वो भी ये बता रहा है कि हम 120% के आसपास से गिर के 95-97% पे आ गए हैं। तो क्या ये समय है अब चीज़ें थोड़ी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं कि आपको पोर्टफोलियो दृष्टि से बाजार को देखना चाहिए, अगर आप कुछ हफ्ते बाहर थे और चीज़ों को लेके परेशान थे एज अ इन्वेस्टर? कुंज और मिहिर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मिहिर, मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, सारे डेटा पॉइंट्स को टेबल पर रखते हुए, बुल आर्ग्यूमेंट, बेयर आर्ग्यूमेंट, क्या रिलेटिवली बेटर कंफर्ट आ रहा है क्या इस समय आपको मार्केट में? पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से क्या डिप करना शुरू कर देना चाहिए? नमस्कार अजय। देखिए, माहौल अभी भी जैसे आपने कहा काफी अनिश्चित है। मूविंग पार्ट्स काफी हैं। एक एक पॉजिटिव साइड पे होपफुली जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे बातचीत करने के जो जो प्रयास हो रहे हैं उसमें लग रहा है कि थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। सो आज हम जो यूरोप वगैरह में जो थोड़ा रिलीफ का माहौल देख रहे हैं, सांस ले रही है मार्केट टू से, वो उसकी वजह से है। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि हांगकांग, चाइना, कोरिया जो है, जहाँ पे बहुत ही कम केस अभी तक 2 साल में हुए थे कोविड के, वहां पे सडनली एक बड़ा स्पाइक आ रहा है। और हांगकांग में तो हाल काफी ज्यादा बुरा है। एंड चाइना में भी जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट उनका जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया शेंजन का, वहां पे कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। शेंजन चाइना का ऑलमोस्ट 20-25% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। तो वहां पे जो दुनिया की जो लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे कुछ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये डिसरप्शन है। तो जो डिसरप्शन का माहौल है, एक जो सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो चुकी है ग्लोबल इकोनॉमी में, जो भी आप केमिकल्स कहे या मेटल्स एंड मिनरल्स कहे, एनर्जी कहे, ऑयल कहे, गैस कहे, सब चीज में जो है काफी डिसरप्शन है। तो ये अनिश्चितता का माहौल है। वो इन्फ्लेशन भी पैदा कर रहा है, क्योंकि कमोडिटीज की भी जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, शॉर्टेज हो चुकी है। रशिया गैस सप्लाई नहीं कर पा रहा है ठीक से, ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा है ठीक से ग्लोब को। तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि गुड न्यूज एंड गुड प्राइसेस डोंट कम टुगेदर, यानी अच्छी खबर, एकदम निश्चितता वाली फीलिंग, और बहुत ही अच्छे प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस दोनों साथ में नहीं आते हैं। अगर आपको अट्रैक्टिव प्राइसेस चाहिए तो अनिश्चितता से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या ये व्यू लेके आप धीरे धीरे बाजार में उतरने का समय आ रहा है? 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से अभी में क्या बदलाव देख रहे हैं आप सेंटिमेंट में? बाजार में क्या करना है, और उसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं दैट हफ्ता भर पहले 7 मार्च पिछले सोमवार को, जैसा आप भी अभी कह रहे थे, निफ्टी एक 15,800 के लो पे था और वहां से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में वन वे ऊपर चल के करीब 1000 पॉइंट बढ़ गया है, 16,800 पे आ गया है। 6% का राइज। उस 6% में ऑफकोर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा व्यू इंडेक्स को ऊपर या नीचे जाते हुए देख के बन रहा है या फैक्टर्स को देख के बन रहा है, और उसके बेसिस पे हम इंडेक्स के बारे में इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग टू कि मार्केट में अब ये जब
ऐसा लग रहा है एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग की स्टेबिलिटी आ गई है या शायद बॉटम हो चुका है। मुझे पता नहीं पहली बात तो कि बॉटम हो चुका है कि नहीं, फैक्टर्स अभी भी बहुत सारे हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अभी भी चल रहे हैं, स्टेबल नहीं हुए हैं, कॉस्ट हर चीज की बढ़ गई है, करीब करीब सारे रॉ मटेरियल्स की, ऑयल और गैस की तो हमें मालूम ही है, उसके अलावा मेटल्स की, उसके अलावा एग्री कमोडिटीज की, स्पेशली गेहूं की, एडिबल ऑयल की, इन सभी की, और वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन नंबर्स में दिखने लगेंगी। मिहिर, आपने पिछले साइकिल्स में भी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम से है, आप दोनों ही हैं काफ़ी टाइम से। इन्फ्लेशनरी टाइम्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर मैं अज्यूम करता हूँ ये कि जियोपॉलिटिकल मैटर भी शायद बहुत ज़्यादा लास्ट ना करे, बहुत लंबा लास्ट ना करे, लेट्स होप सो इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड। लेकिन ये जो इन्फ्लेशनरी टाइम्स हैं ये बहुत स्टिकी हो सकते हैं। फेड भी, कुछ लोग बोल रहे हैं काफ़ी हद तक गॉट इट रॉन्ग कि ट्रांजिटरी नहीं है, इन्फ्लेशन स्टिकी है। इन्फ्लेशनरी टाइम्स में इक्विटी इन्वेस्टिंग कैसे रहती है, अगर इस पर कुछ टिप्पणी दे सकें मिहिर। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो जैसे हमने देखा है काफी सारी जो यूजर इंडस्ट्रीज है कमोडिटीज की, उसमें अर्निंग्स डाउनग्रेड हमने देखे हैं। उसके जो प्रॉफिट्स के प्रोजेक्शंस थे वो एक्सपेक्टेशंस कम होने लगे हैं, और लॉजिकल है, जायज है। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म में देखा है कि जो शेयर मार्केट है, शेयर्स हैं ओवरऑल, दे आर एक्चुअली गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में होती है वो घूम फिर के जो अच्छी कंपनीज है वो पास ऑन कर ही देती है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो ही जाती है इन द लॉन्ग टर्म। इसलिए हमने देखा है कि शेयर्स एक्चुअली जो है कंपेयर टू बॉन्ड्स आर अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो लॉन्ग टर्म का अगर व्यू देखें तो शेयर मार्केट इज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आपको वेल्थ बनानी है रियल टर्म्स में तो शेयर्स इज द एसेट एलोकेशन दैट यू शुड बी लुकिंग एट। बोलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। कुंज, ये जो मैटर आया है कि लगभग हर यूजर इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होने वाली है, एग्री कमोडिटीज, वीट, ग्रेन, ऑयल सीड्स, शुगर, सबके प्राइसेस बढ़ गए, इंडस्ट्रियल मेटल्स के प्राइसेस बढ़ गए। ये कितने हद तक आपको लगता है कि मार्जिन प्रेशर रहेगा इंडिया इंक पे, क्योंकि ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कितना वो एब्जॉर्ब करती हैं, कितना पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ये मार्जिन प्रेशर पे आपको कितना खतरनाक लगता है, ये सिचुएशन कितने क्वार्टर्स लास्ट कर सकती है? तो इसके पहले कि हम आने वाले क्वार्टर पे जाएं, यहाँ एक जो चीज आ गई है कि ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर से रॉ मटेरियल प्राइस हाइक को इंडस्ट्री झेल रही थी। इनफैक्ट हम अगर मेटल प्राइसेस को देखें, स्टील हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ये करीब करीब पिछले करीब साल भर से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे, डेस्पाइट कोविड और ये सब डिमांड वगैरह बढ़ने की वजह से। तो ऑलरेडी इंडस्ट्री प्रेशर में थी। अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनीज के नतीजे देखें सितंबर और दिसंबर क्वार्टर्स के, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के देखें, तो उनमें रॉ मटेरियल प्राइस हाइक की वजह से ऑलरेडी मार्जिन प्रेशर दिख रहा था। एफएमसीजी कंपनीज में भी क्लियरली मार्जिन प्रेशर दिख रहा था। अब उन 2 क्वार्टर में ये करंट हाइक और ऐड हो गया है, और इस टाइम हाइक बहुत ही कम समय में परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे फिर भी एक अंदाज लेना पड़े तो क्लियरली मार्च के क्वार्टर में तो नंबर दिखेंगे ही। हालांकि एक मूविंग इन्वेंट्री होती है हर एक कंपनी के पास, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल, 1 महीने से 3 महीने, कुछ केसेस में 4-5 महीने की भी इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की। तो वो उसका थोड़ा सा फायदा इस क्वार्टर में दिखेगा कि इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली उतने ज्यादा प्रेशर नहीं दिखेगा। पर अगर प्राइसेस नीचे नहीं आते हैं तो जून क्वार्टर में हम और ज्यादा प्रेशर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है 2 क्वार्टर तो क्लियरली नोटिस में रखने जैसे हो गए हैं, और उसका इम्पैक्ट जरूर से इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस पे आएगा। राइट। एक आखिरी सवाल, आप दोनों से कॉमन सवाल पहले मिहिर से पूछते हैं। अब आप वैल्यूएशंस के बारे में आपकी क्या राय बन रही है मार्केट में? देखिए, वैल्यूएशंस तो काफी, आई मीन, बिकॉज ऑफ द करेक्शन रीजनेबल लेवल्स पे आई गई है। हमें ये देखना है कि जो अर्निंग्स है वो फर्दर कट ना हो, क्योंकि वैल्यूएशन हम देखते हैं फॉरवर्ड लेवल पे 1 साल 2 साल का प्रॉफिट प्रोजेक्ट करके, लेकिन वो बाजार अगर सेम लेवल पे भी रहता है लेकिन प्रॉफिट के प्रोजेक्शंस अगर नीचे आते हैं तो वैल्यूएशंस अपने आप वापस बढ़ जाती है। कुंज, आपका क्या व्यू बन रहा है कुंज वैल्यूएशंस पे? तो वैल्यूएशन जैसा हम सभी जानते हैं, एक कंपनी की फंडामेंटल्स या इंडस्ट्री वगैरह जैसे फैक्टर्स पे डिपेंड होने के अलावा ओवरऑल इकोनॉमी किस फेज में है उस पर भी डिपेंड करते हैं, और लिक्विडिटी फ्लो इकोनॉमी में कैसा है उस पर भी डिपेंड करते हैं। इंडिया में हम क्लियरली देख रहे हैं कि पिछले
5 महीने से एफआईआई फ्लो कंटिन्यूअसली नेगेटिव है। एफआईआईज का पैसा बाहर जाता जा रहा है। इनफैक्ट $20 बिलियन पैसा बाहर जा चुका है, जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा हो गया है।